जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो सीरीज चल रही है हमारी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे पहले वाली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, कुछ इस क्लास में कवर करेंगे हम जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, उनको देखते हैं हम। तो उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक्स में, वह है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है। आपको बताना है कि रेपो रेट आरआर या रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इन तीनों को कौन तय करता है। पहला ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री। थर्ड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और फोर्थ है भारत के राष्ट्रपति। तो इनमें से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है, तो वो करता है आपका आरबीआई, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिहीन या निस्पंद स्फीति, गतिहीन यानी कि धीमी गति, गतिहीन या निस्पंद स्फीति के ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसकी विशेषता है। तो गतिहीन या निस्पंद स्फीति कैसी, एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है, कैसी को, जिसकी विशेषता है महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी, मौसम बेरोजगारी, थर्ड है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी और फोर्थ है सीमांत बेरोजगारी। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये किसको बताओ, कैसी स्थिति को संदर्भित करता है, तो ये करता है महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो केंद्र सरकार की जो आय है उसका, यानी कि उसका जो संचित निधि होती है केंद्र सरकार की, उसका जो राजस्व है उसका सबसे बड़ा स्रोत, यानी कि उसमें पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आयकर, बी है आपका निगम कर, थर्ड है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क और डी है आपका कौन सा, सीमा शुल्क, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, तो कौन सा है इसका, तो केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, निगम कर। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कर के अंतर्गत क्या आता है, केंद्रीय कर के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी है सीमा शुल्क और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि केंद्रीय कर यानी कि जिस पर केंद्र सरकार कर लगाती है, उसमें आयकर भी आता है आपका, उत्पाद शुल्क भी आता है और सीमा शुल्क भी आता है, ठीक है। केंद्र सरकार आयकर पर भी लगाती है कर और उत्पादन पर भी कर लगाती है और सीमा शुल्क, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है, सभी विकल्प सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजार के लिए बुनियादी नियामक अधिकार किसके पास निहित है। ध्यान से देखना है आपको कि म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजार के लिए बुनियादी नियामक अधिकार किसके पास निहित है। ऑप्शन ए है आपका बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरणकारी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजारों के लिए जो बुनियादी नियामक अधिकार है वो किसके पास है, तो वो है आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास, या सेबी जिसको बोलते हैं, क्या, सेबी, ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका आंसर। सेबी में आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है। तो सेबी की स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992 को सेबी की स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय तो वो कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई। तो मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय, ठीक है।
और इसकी एकमात्र महिला अध्यक्ष, ठीक है, सेबी की एकमात्र महिला अध्यक्ष, जिनका नाम है वर्तमान में है माधवीपुरी बुच। तो ध्यान रखना है आपको कि वर्तमान में सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, माधवीपुरी बुच। स्थापना हुई थी इसकी 30 जनवरी 1992 को और मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेबी या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व के अन्य देशों के साथ किसी देश के सभी मौद्रिक आर्थिक लेन देन का वार्षिक अभिलेख क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि विश्व के अन्य देशों के साथ किसी देश के सभी मौद्रिक आर्थिक लेन देन का वार्षिक अभिलेख क्या कहलाता है। ठीक है, जो पूरे वर्ष का लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है आपका सेवाओं में व्यापार, ऑप्शन बी है अंतरण भुगतान, ऑप्शन सी है भुगतान शेष और ऑप्शन डी है माल में व्यापार। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, भुगतान शेष। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MTNL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, MTNL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड किस श्रेणी में आता है। तो ये एक कंपनी है मल्टीनेशनल, तो किस श्रेणी में आती है ये, नवरत्न कंपनी, वो सॉरी नवरत्न, महारत्न या मिनी रत्न। ठीक है, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो राइट आंसर है आपका ये कैसी है, नवरत्न। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि MTNL किसके अंतर्गत आता है, नवरत्न के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था एक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपको बताना है कि वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो पहला है आपका ऑप्शन स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, यानी कि जिसमें कोई अन्य हस्तक्षेप ना कर सके। ऑप्शन बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन सी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि भारत की जो एक अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आपको पता होना चाहिए, या अगर पता नहीं हुई है तो मैं बता रहा हूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों भागीदार हों, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का क्या हो, सहयोग हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ। ठीक है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था, यानी कि आपको पंचवर्षीय योजना बतानी है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ध्यान रखना है आपको, पहला ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड ऑप्शन है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है छठी पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। तो ये दिया गया था आपका किसके तहत, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका विदेशी मुद्रा प्रणाली, ऑप्शन बी है वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन सी है इक्विटी प्रणाली और ऑप्शन डी है तरलता प्रणाली। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आवश्यकताएं हैं उनका जो दोहरा संयोग है वो किसकी विशेषता है। तो वो किसकी विशेषता है, वस्तु एवं विनिमय प्रणाली। ठीक है, कहां पर है, ऑप्शन बी। तो वस्तु एवं विनिमय प्रणाली आवश्यकताओं का कैसा संयोग है, दोहरा संयोग। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय इस आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय इस आधार पर विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है आपका, आपको बताना है कि वो किस प्रकार से है, रोजगार की स्थिति,
ऑप्शन बी है आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर, ऑप्शन सी है उद्यमों का स्वामित्व, और ऑप्शन डी है उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो बताओ, तो इसका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर। आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो किसके आधार पर है वे? आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीएसटी। बीएसटी अर्थशास्त्र या साइको इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, यानी कि इसको किस और नाम से जाना जाता है? बीएसटी अर्थशास्त्र या साइको इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका मूल्य सिद्धांत, ऑप्शन बी है आपका राष्ट्रीय सिद्धांत, ऑप्शन सी है आय का सिद्धांत, और ऑप्शन फोर्थ है आपका मुद्रास्फीति का सिद्धांत। ठीक है, तो बीएसटी अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं हम, यानी कि साइको इकोनॉमिक्स को, तो इसको क्या और बोलते हैं? मूल्य सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखना है आपको, बीएसटी शास्त्र या साइको इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? मूल्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है, यानी कि किसी वस्तु की मांग एक कैसी मांग है? प्रत्यक्ष मांग है, लेकिन उत्पादन के कारक जैसे श्रम की मांग को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है, लेकिन उत्पादन के कारक जैसे श्रम है की मांग को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ मांग, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आपका संयुक्त मांग, ऑप्शन सी है आपका व्युत्पन्न मांग, और ऑप्शन डी है आपका स्वतंत्र मांग। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं वस्तु की प्रत्यक्ष मांग को? तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। ठीक है, व्युत्पन्न मांग कहाँ पर है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है, यह किसका कथन है? आपको व्यक्ति का नाम बताना है कि आपूर्ति, ठीक है, जिन्होंने ये कहा कि आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है। यदि बाजार में किसी वस्तु की पूर्ण मात्रा नहीं मिल रही, आपने माना कि आपको सेब की आवश्यकता है और आपको सेब नहीं मिल रहे, तो उसकी क्या हो गई? आपूर्ति, यानी कि पूर्ति नहीं हो पा रही है उसकी, तो वो क्या करेगी? उसकी मांग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा होंगे और वस्तु की पूर्ति ना हो। ठीक है, तो आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है, यह कथन किसने कहा? तो ऑप्शन ए है आपका मार्शल, ऑप्शन बी है जेबी से, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ, और ऑप्शन डी है आपका रिकार्डी। ठीक है, तो ये किस व्यक्ति ने कहा था? तो ये कहा था जेबी से। ठीक है, जेबी से इन्होंने कहा कि आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विक्रय लागत का क्या अर्थ है? विक्रय लागत, सेलिंग प्राइस का क्या अर्थ है? तो किसी उत्पाद की बिक्री लागत, ऑप्शन बी है परिवहन पर आई लागत, ऑप्शन सी है विज्ञापन में लगाई गई लागत, और ऑप्शन डी है उत्पादन कारकों पर आई लागत। ठीक है, तो विक्रय लागत का क्या अर्थ है? वो है विज्ञापन में लगाई गई लागत। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा आपका? विज्ञापन में लगाई गई लागत राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है उदासीनता वक्र? आय और पूंजी का स्तर, बी ऑप्शन है वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, ऑप्शन सी है व्यवसायी से आय, और ऑप्शन फोर्थ है व्यय और बचत के बीच संबंध। ठीक है, तो उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। ठीक है, ठीक है, तो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, ऑप्शन बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसमें टॉप 30 क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज क्लास को 1 से 2 बार यदि आप पढ़ेंगे तो आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लोरेंज वक्र इनमें से क्या दर्शाता है? एक निश्चित वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध। लोरेंज वक्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एक निश्चित वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध, आय का वितरण, ऑप्शन सी है कर योग्य आय, और ऑप्शन डी है लोग रोजगार की दर। ठीक है,
तो ये लोग नहीं है, ये है लोक रोजगार की दर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है क्या कि दो वस्तुओं से प्राप्त आय का वितरण। ठीक है, तो लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब उत्पाद का केवल एक खरीदार और एक विक्रेता होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब उत्पाद का एक ही खरीदार और एक ही विक्रेता होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक एकाधिकार। ऑप्शन बी है विपक्षीय एकाधिकार, ऑप्शन सी है जी एकाधिकार, और ऑप्शन डी है विक्रेता एकाधिकार। ठीक है, तो जब उत्पाद का केवल एक खरीदार होगा और एक ही विक्रेता होगा तो उसको क्या बोलते हैं? विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है, वही खरीदेगा और वही क्या करेगा? बेचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुक्त उद्यम बाजार प्रणाली के तहत वह अवधारणा जिसके अंतर्गत उपभोक्ता यह तय करता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस मात्रा में किया के रूप में जाना चाहिए, यानी कि उसका जो उत्पादन है वो किस मात्रा के रूप में किया जाना चाहिए, जाना जाता है। ऑप्शन ए है सक्रिय राज्य हस्तक्षेप, ऑप्शन बी है आपका उत्पादन के कारकों का लोक स्वामित्व या राशनिंग, ऑप्शन सी है उपभोक्ता की संप्रभुता, और ऑप्शन डी है आपका कीमत नियंत्रण। ठीक है, तो क्या दर्शाता है? देखिए, उपभोक्ता की संप्रभुता। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। मुक्त उद्यम, ठीक है, मुक्त उद्यम बाजार प्रणाली के तहत वह अवधारणा जिसके अंतर्गत उपभोक्ता यह तय करता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस मात्रा में किया जाना चाहिए, उसको किस रूप में जाना जाता है या क्या कहते हैं? और तो क्या बोलते हैं? उपभोक्ता की संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन में होती है जब उसकी क्या होती है? तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि जो एक फर्म है उसकी जो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वो कब संतुलन में होगी। ठीक है, तो कब होगी? ए ऑप्शन है आपका उत्पादन में भिन्नता होगी तब होगी, या एक समय के समान उत्पादकों के लिए कीमतों की, ठीक है, एक समय के समान उत्पादों के लिए कीमतों की बहुलता। ठीक है, ऑप्शन सी है कई विक्रेताओं और कुछ खरीदार। ठीक है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो कई विक्रेताओं और कुछ खरीदार एक ही समय में समान या निजी के लिए समान मूल्य। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका कि सीमांत लागत। ठीक है, एक समय के समान उत्पादकों के लिए कीमतों की क्या होगी? बहुलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ी संख्या में फर्मों द्वारा समान बिक्री मूल्य पर समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? यानी कि बड़ी संख्या में फर्मों द्वारा समान बिक्री पर मूल्य समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली स्थिति, जब बिक्री भी समान हो और वस्तुओं का उत्पादन कैसा हो? वो भी समान हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन सी है आपका एकाधिकार, और ऑप्शन डी है बाजार योग्य प्रतिद्वंदी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पूर्ण प्रतिद्वंदिता। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है? प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी है आपका कल आय, ऑप्शन सी है मध्यवर्ती आय, और ऑप्शन डी है आपका औसत आय। तो आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं? औसत आय। और प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से निकाली जाती है? मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको कि कुल राष्ट्रीय आय बटे उस देश की कुल जनसंख्या, यानी कि किसी देश की जनसंख्या अगर किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय 1000 है और उसकी जनसंख्या कितनी है? हमने मान लिया कि 100 है। जैसे इस प्रकार से 1000 है उसकी क्या कुल राष्ट्रीय आय,
और जनसंख्या क्या है उसकी 100। तो इससे क्या निकल जाएगा, ये जो 10 आया आपका, ये क्या है 10% प्रति व्यक्ति आय है। 10 क्या है ये, तो ये क्या है प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखना है आपको। तो प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से और जाना जाता है, औसत आय। और किस प्रकार से निकाली जाती है प्रति व्यक्ति आय, ये भी बता दिया मैंने कि कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आय या फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, राष्ट्रीय आय बराबर है, इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर है। तो अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी, सॉरी एक प्रत्यक्ष कर सब्सिडी है इनमें, और एक है अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी। ऑप्शन सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो आपकी जो राष्ट्रीय आय होगी वो किस प्रकार से होगी, मैं बता रहा हूं। तो वो होगी आपकी किस प्रकार से, सबसे पहले शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसमें ऐड होगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा सबसे पहले, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा अप्रत्यक्ष कर, और थर्ड नंबर पर क्या ऐड होता है उसमें, सब्सिडी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक, आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय में जो सबसे ज्यादा मुनाफा होता है या घटक है उसका सबसे बड़ा, जिसका योगदान सबसे ज्यादा होता है राष्ट्रीय आय में, वो कौन सा है। पहला दिया हुआ है परिवहन क्षेत्र, सेकंड पर है औद्योगिक क्षेत्र, थर्ड पर है कृषि क्षेत्र, और फोर्थ पर है तृतीय क्या सेवा क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है, सेवा क्षेत्र का। और सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के। तो तृतीय क्या सेवा क्षेत्र, ध्यान रखना है आपको, सबसे बड़ा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र हो ऑप्शन में या तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन या डेवल्यूशन प्रमुख रूप से किया जाता है, अवमूल्यन प्रमुख रूप से किया जाता है निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, आयात को प्रोत्साहित करने के लिए, आयात को हतोत्साहित करने के लिए, या ऑप्शन डी है आपका निर्यात और आयात दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि अवमूल्यन प्रमुख रूप से किया जाता है, इनमें से किसके लिए किया जाता है, तो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समांतर अर्थव्यवस्था या काले धन का अस्तित्व, ठीक है। आपको बताना है कि जो समांतर अर्थव्यवस्था है या काले धन का अस्तित्व वो इनमें से किसको फॉलो करता है। तो अर्थव्यवस्था को, ऑप्शन ए है आपका, अर्थव्यवस्था को और अधिक स्पर्धात्मक बनाता है, अर्थव्यवस्था को और अधिक स्पर्धात्मक बनाता है। ऑप्शन बी है मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। ऑप्शन डी है आप सी है आय और धन का बेहतर वितरण सुनिश्चित करता है। और ऑप्शन डी है आपका लाभकारी निवेश में क्या करता है, वृद्धि सुनिश्चित करता है। तो इसका क्या होगा, ये क्या करता है, समांतर अर्थव्यवस्था या काले धन का अस्तित्व ये मौद्रिक नीतियों को क्या करता है, कम प्रभावी बनाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो मुद्रा है उसका प्रभाव कैसा होगा, कम होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रेसम के नियम क्या कहता है, यानी कि ग्रेसम का जो नियम है वो क्या बोलता है। ऑप्शन ए है खराब पैसा अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है, यही आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए कि खराब, ग्रेसम के नियम के अनुसार ग्रेसम का नियम क्या कहता है कि जो खराब पैसा है, ठीक है, वो अच्छे पैसे को क्या करता है, वो प्रचलन से बाहर कर देता है, ठीक है। किसका नियम है, ग्रेसम का नियम। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई आपको बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक की। ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, 2 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 10 सितंबर 1955, और ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1950। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है, आरबीआई की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? बताइए कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 11। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? 11। ठीक है, वर्तमान में एसबीआई को छोड़कर कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं? 11। लेकिन 1 मार्च सन 2022 के अनुसार जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो कितनी है? 12। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछ रहा है, ऑप्शन उसी के हिसाब से आपको लगाना है आंसर। ठीक है, तो 1 मार्च सन 2022 को कितनी थी? 22। लेकिन वर्तमान में एसबीआई को छोड़कर कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है भारत सरकार। तो आपको बताना है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वे किसके द्वारा प्रायोजित हैं, उनको बढ़ावा किसके द्वारा मिलता है? तो वो किसके द्वारा मिलता है? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है? जो आपका तृतीयक क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, उसमें क्या शामिल है? कॉल सेंटर में कार्य करना, ऑप्शन बी है ट्यूशन व्यवसाय, ऑप्शन सी है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी है बैंकिंग ट्रेडिंग आदि। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? देखिए इसमें क्या आता है? बैंकिंग ट्रेडिंग आदि। ठीक है, ये किसके हैं? तृतीयक क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक कंप्लीट है। देखिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें एग्जाम से पहले, और आप अगर आज चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। एक और मज़ेदार सेशन के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।